देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी एक बड़े शहर में रहने वाले अरविंद की है। वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। वो पिछले 6 सालों से इस शहर में ऑटो चलाया करता था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता था। अगर कोई उसे किसी भी लोकेशन पर छोड़ने को बोले तो वो मान जाता था। लेकिन शहर की एक जगह ऐसी थी जहां वो पिछले 3 सालों से नहीं गया था और ना ही जाना चाहता था। वो जगह थी शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद जगमोहन कॉलोनी। 3 साल पहले एक पैसेंजर को अरविंद जगमोहन कॉलोनी के पास वाले सोसाइटी में छोड़ा। इसके बाद में वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जो कि उसे उस रात काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पहुंचने का फैसला किया, जो कि जगमोहन कॉलोनी से होकर गुजरता था। वो उस कॉलोनी से आगे की ओर बढ़ा जहां से वो सुनसान सड़क शुरू हो रही थी। वो सुनसान सड़क भी उसी जगमोहन कॉलोनी का हिस्सा थी। वो सुनसान सड़क घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। वो ऑटो चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि अचानक कोई औरत उसकी ऑटो के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखने के बाद में अरविंद तुरंत अपनी ऑटो के ब्रेक्स लगा दिए और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए ऑटो से बाहर उतरा। लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा सोचकर वो वापस से अपने ऑटो में बैठ गया। वो जब अपनी ऑटो में बैठा तभी अगले ही पल औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए उसके ऑटो के बगल में आकर खड़ी हो गई। अरविंद ने जब उसे यूं अचानक अपने बगल में देखा तो वो डर गया, लेकिन तुरंत अपने डर को संभाला। उस औरत ने उसे थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए कहा और पीछे पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। फिर अरविंद ने ऑटो स्टार्ट की और वो उसे चलाते हुए आगे की ओर निकल पड़े। जो औरत अभी अरविंद के ऑटो में बैठी हुई थी, उसके बारे में सोचकर उसे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उस औरत के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि मिट्टी से लथपथ थे। इसके अलावा उस औरत के बाल भी बिखरे हुए थे जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अरविंद ऑटो चलाने पर ध्यान दिया। तभी अरविंद ने उस औरत से पूछा, मैडम आपको जाना कहाँ है? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए उस औरत ने उससे कहा, यहीं आगे वाले शमशान घाट तक। जब अरविंद ने रियर व्यू मिरर से उस औरत को ये कहते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये बोलते वक्त हवा के झोंके से उसके चेहरे के बाल हल्के से चेहरे से हट गए थे, जिससे अरविंद को उसका सड़ा गला चेहरा नजर आया। और इसमें डराने वाली बात तो ये थी कि उस औरत की आंखें लाल रंग की थीं। ये भयानक नज़ारा देखकर अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया कि उसके पीछे एक चुड़ैल बैठी हुई है, इसलिए उसने उससे छुटकारा पाने के लिए वो बिना कुछ बोले तेजी से ऑटो चलाने लगा। और तभी पता नहीं कैसे अरविंद अपने ऑटो पर से अपना आपा खोने लगा और ऑटो सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह अरविंद की आंख खुली। वो बहुत ही चोटिल हो चुका था। उसकी ऑटो भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मगर वो सब उस रात था क्या, ये आज तक अरविंद को समझ नहीं आया। और उस दिन के बाद से अरविंद कभी भी जगमोहन कॉलोनी की तरफ नहीं गया। बहुत लोगों का कहना है कि वो कॉलोनी भूतिया है।
वहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा तबादला लगातार होता ही रहता है। दरअसल मेरा काम ही कुछ ऐसा है। मैं एक सरकारी नौकर हूं और सरकारी काम में तबादला कैसे होता है आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। इस बार भी मेरा तबादला बटुकपुर गांव में हुआ है। गांव कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं वहां पहली बार जा रहा हूं। कंपनी की तरफ से रहने को एक घर मिला है, मगर फिर भी मैं अभी अकेले ही वहां जा रहा हूं। 2-4 दिन रहकर देखूंगा, अगर अच्छा लगे तो घर वालों को बुला लूंगा। गांव के तंग रास्तों से होकर चल रही मेरी कार धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। दोपहर का समय था और करीब करीब शाम होने को था। उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण मैं कार के अंदर सही से टिककर बैठ नहीं पा रहा था। कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद मैं और मेरी कार बटुकपुर गांव पहुंचे। अब तक पूरी तरह से शाम हो चुकी थी। मैं ठीक उस घर के बाहर खड़ा था। हालांकि घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर ठीक ठाक ही था। थोड़ा पुराना सा लग जरूर रहा था, मगर थोड़ी साफ सफाई कर देने पर सही हो जाएगा। यही सोचकर मैं घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। घर की चाबी मेरे पास ही थी। मैंने घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर चारों तरफ पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। पहले तो मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और घर का मेन स्विच उठाया, जिससे घर की सारी लाइटें जल उठी। मुझे अब तक काफी भूख भी लग चुकी थी, मगर यहाँ खाने को क्या ही मिलेगा। ऊपर से जिस जगह पर वो घर था वहां आसपास ना तो कोई दुकान था और ना ही कोई दूसरा घर नजर आ रहा था। कुल मिलाकर वो जगह थोड़ी सुनसान जैसी थी। शायद गाड़ी में कुछ खाने का पड़ा होगा। यही सोचकर मैं घर से निकलकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस घर से निकलकर गाड़ी की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक से उस घर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि मैंने दरवाजे को स्टॉपर से अटकाया हुआ था। फिर दरवाजा अपने आप ही कैसे बंद हो गया, जबकि उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी। खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और कार की तरफ चलता गया। गाड़ी में खाने का थोड़ा बहुत सामान था, तो आज रात का काम चल जाएगा और कल सुबह मैं अपने घर वालों को बुला लूंगा। आसपास का सन्नाटा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक अलग सा शोर उस सन्नाटे में गूंज रहा था, रात कीड़ों का शोर। ऐसे माहौल में मैं पहले कभी रहा नहीं हूं, शायद इसलिए मुझे अजीब लग रहा होगा। यही सोचकर मैं वापस घर में आ गया। ठंड का मौसम था, जिस वजह से जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। जैसा कि आजू बाजू ज्यादा घर और मकान नहीं थे, तो इसलिए ठंड भी और ज्यादा लग रही थी। मैंने घर वालों को फोन करके सारी बात बता दी कि यहाँ का माहौल क्या है, कैसा है। कुछ ही घंटों में रात हो गई। मेरे शरीर में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पूरा घर साफ कर सकूं, इसलिए मैं बस एक पलंग साफ करके उसी पर लेट गया। सफर की थकान काफी ज्यादा हो गई थी, तो मेरी आंख कब लग गई मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी नींद हल्की हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ऊपर से रजाई खींच रहा हो। 1-2 बार मैंने नींद में ही रजाई को अपनी ओर खींचा, मगर जब बावजूद इसके भी ये सिलसिला रुका नहीं तो मैं झट से उठकर बैठ गया। मगर आसपास कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मेरी रजाई जमीन पर गिरी हुई थी। अब रजाई जमीन पर कैसे गई मुझे नहीं पता,
उस वक्त तक भी मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा था, जब तक कि मैंने उस घर के दरवाजे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि घर का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं घर का दरवाजा अंदर से लॉक करके सोया था। फिर दरवाजा आखिरकार खुला कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के पास जाकर दरवाजा बंद कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर बाहर सामने से आ रहे 2 लड़कों पर गई। वो दोनों लड़के लंगड़ाते हुए काफी चोटिल अवस्था में मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैं समझ गया कि जरूर ये दोनों किसी हादसे का शिकार हुए हैं। मैं भागकर उनके पास गया। उनका शरीर कई जगहों से कटा हुआ था। वहीं रास्ते के एक किनारे पर एक बाइक भी पड़ी हुई थी, जो शायद इन्हीं लोगों की होगी। खैर, मैं उन लोगों को सहारा देकर अपने घर ले आया। दोनों की उम्र 24-25 साल के आसपास की रही होगी। मैंने उन दोनों को एक जगह पर बिठाया। उनमें से एक की हालत काफी खराब लग रही थी। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में पानी का बोतल लाने गया और सोचा क्यों ना लगे हाथों एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया जाए, मगर बदकिस्मती से मोबाइल में उस वक्त नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। खैर, मैं पानी का बोतल लेकर कमरे से बाहर निकला। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो खुद की कार है, क्यों ना इन लोगों को मैं ही हॉस्पिटल लेकर चला जाऊं। जिसके बाद पहले तो मैंने उन लोगों को थोड़ा पानी पिलाया और जैसे तैसे उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। क्योंकि हॉस्पिटल किस तरफ है मुझे पता नहीं था, जिस वजह से मैं उनमें से एक लड़का जिसकी हालत थोड़ी सी सही थी, मैंने उनसे पता पूछ लिया और तेजी से कार भगाकर आगे बढ़ता रहा। तब घड़ी में यहीं कोई रात के 1:30 बज रहे होंगे। वो दोनों लड़के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और दर्द से करहा रहे थे। मैं भी गाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था। अभी मैं तेजी से गाड़ी भगा ही रहा था कि तभी मेरी नजर गाड़ी के RVM यानी रियर व्यू मिरर पर गई। वहां मैंने जो देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल RVM पर मुझे पीछे वाली सीट पर कोई नजर नहीं आ रहा था। पीछे की सीट पूरी खाली थी। मगर ये कैसे हो सकता है, जबकि पीछे तो वो दोनों लड़के बैठे हुए हैं। मैं पीछे पलटा तो वो दोनों लड़के चोटिल अवस्था में अब भी पीछे पड़े हुए थे। मगर जब मैंने RVM पर देखा तो मुझे वहां कोई शख्स शीशे में नजर ही नहीं आ रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, मगर मैं उस परिस्थिति में कर भी क्या सकता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं सुन्न सा होकर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कंधे पर एक बर्फ सा ठंडा हाथ आया और साथ ही साथ पीछे से आती एक आवाज मेरे कानों में गूंज गई, तुम अच्छे आदमी हो। आवाज सुनते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देख मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि पीछे अब कोई था ही नहीं। कुछ भी मुझे सूझ नहीं रहा था, मगर मैं इतना जरूर समझ गया था कि अगर मैं जल्दी घर लौट गया तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। लिहाजा मैंने अपना कार घुमाया और वापस घर आ गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र आसपास के लोगों से किया तो पता चला कि दरअसल कुछ साल पहले इस रास्ते पर उस घर के पास 2 बाइक सवारों का एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों चोटिल अवस्था में उस घर में मदद मांगने गए, मगर उस घर में रहने वाले 2 बाप बेटों ने उनकी मदद तो नहीं ही की, साथ ही में उन्हें लूटा भी,
जिसके चलते उन दोनों लड़कों की जान चली गई। साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि अगर मैं उन लोगों की मदद नहीं करता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। भूत प्रेत इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता था, मगर तब तक जब तक मेरा इनसे सामना नहीं हुआ। इस घटना के बाद मेरे अंदर भूत प्रेत को लेकर इतना डर बैठ गया है कि आज भी मैं अकेले अंधेरे में रहने से डरता हूँ। घने अंधेरे में मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे अगल बगल है जिसे मैं देख नहीं सकता, मगर महसूस जरूर कर सकता हूँ। 1985 ये वो साल था जिसे मैं अपने जीवन का सबसे मनहूस साल मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक शाम घर पर बैठे बैठे मैं काफी बोर हो रहा था, जिस कारण मैंने साइकिल उठाया और दूसरे गांव की तरफ चलता बना। असल में मेरे में एक बात अजीब थी कि मेरे सारे दोस्त मेरे गांव के नहीं बल्कि दूसरे गांव के थे और मैं काफी दिनों से उनसे मिला भी नहीं था। करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गांव पहुंच गया। काफी दिनों के बाद सभी दोस्तों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई और हम सभी गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करने लगे। अब आसमान में सूरज की किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और मेरे यहाँ आए हुए 2 घंटा हो चुका था, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार अब मैं चलता हूँ, रात काफी हो चुकी है ना। जिस पर मेरे दोस्त विनोद ने कहा, भाई आज रात तू यहीं रुक जा, कल चले जाना। इतनी रात को तेरा जाना ठीक नहीं होगा और वो रास्ता भी रात के लिए ठीक नहीं है। इस पर मैंने कहा, नहीं यार कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने साइकिल उठाया और अपने गांव की तरफ चलता बना। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के गांव से दूर उस रास्ते पर पहुंच गया जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। उस रास्ते पर आते ही सन्नाटे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी मेरी साइकिल की चैन उतर गई। चैन उतरते ही मैंने ब्रेक मारकर साइकिल रोका और चैन चढ़ाने लगा, मगर पता नहीं चैन किसी तरह फंस चुकी थी, जो लगने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानो साइकिल भी मुझे विनोद की तरह ही आगे ना जाने को बोल रही हो। खैर काफी मशक्कत के बाद आखिर में मैंने चेन चढ़ा ही लिया और दोबारा घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस सुनसान रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक ना तो कोई आदमी दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई परिंदा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की लाइट रास्ते पर खेल रहे 2-4 बच्चों पर गई। इतनी रात गए इन बच्चों को खेलता देख मैं एकदम से सहम गया कि भला ये बच्चे आए कहां से। यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही कोई बस्ती। उन बच्चों को देखकर मैंने एकदम से साइकिल रोक दिया। वो सारे बच्चे रास्ते को इस तरह से घेर कर खेल रहे थे कि कोई भी आ जा नहीं सकता था। अभी मैं खड़े खड़े देख ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई, चाचा साइकिल में नहीं बिठाओगे मुझे? मुझे ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल जब मैं पीछे पलटा तो ठीक मेरे सामने मेरा 6 साल का भतीजा पिंटू खड़ा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पिंटू तो 3 साल पहले ही मर चुका है। असल में पिंटू 3 साल पहले लापता हो गया था और उसकी डेथ बॉडी इसी जंगल में मिली थी। और मुझे अच्छे से याद है पिंटू के साथ साथ गांव के
और भी बच्चे लापता हुए थे और उनकी डेथ बॉडी भी पिंटू की तरह ही इसी जंगल से मिली थी। इसका मतलब यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सभी भूत हैं। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि पिंटू को क्या जवाब दूं कि तभी पिंटू दोबारा से बोला, क्या हुआ चाचा, आप मुझे साइकिल पर नहीं बिठाइएगा? इतना बोलकर पिंटू मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने ध्यान से पिंटू की तरफ देखा तो वो रो रहा था। उसे इस तरह से रोता हुआ देख मेरी भी आंखों से पानी निकल आया। आखिर पिंटू था तो मेरा ही भतीजा। कुछ देर चुप रहने के बाद पिंटू ने फिर से कहा, चाचा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, मगर मैं आप लोगों के पास अब नहीं आ सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। पिंटू के मुंह से ये सुनकर मेरी आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई, जिस पर मैंने पिंटू से पूछा, पिंटू, उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताओ। जिस पर पिंटू ने बताना शुरू किया। दरअसल एक शाम जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक औरत मेरे पास आई और बोली, बेटा लो चॉकलेट। उसने मुझे 2 चॉकलेट दिए। मैं उन चॉकलेट को खा ही रहा था कि तभी उस औरत ने दोबारा से कहा, बेटा और चॉकलेट चाहिए तो चलो मेरे साथ। मैं भी और चॉकलेट की लालच में उस औरत के साथ चलता बना, मगर मुझे कहाँ पता था कि वो औरत इतनी बुरी है। चलते चलते वो औरत मुझे काफी दूर जंगलों के भीतर ले आई और एक जगह पर बैठाकर मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र पढ़ते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरी पलकें भारी होने लगी और देखते ही देखते मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं काफी डर गया। पहले पहले तो समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं जमीन पर ही पड़ा हुआ हूँ और मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं खड़ा था तो जमीन पर फिर मैं कैसे लेट सकता हूँ? अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, अब तुम मर चुके हो और इनमें से एक तुम्हारी आत्मा है और दूसरी तुम्हारी लाश, और अब तुम्हारी आत्मा मेरे गिरफ्त में रहेगी। इसी तरह से उस डायन ने कई सारे बच्चों को बहला फुसलाकर मार दिया और उन सब की आत्मा को अपने गिरफ्त में ले लिया। और अभी भी हम सब उस डायन की गिरफ्त में ही हैं। पिंटू की पूरी बात सुनने के बाद मैं और जोर जोर से रोने लगा कि तभी पिंटू ने चिल्लाकर कहा, चाचा चाचा, वो डायन आ रही है, आप चले जाइए वरना वो आपको भी मार देगी। पिंटू के इतना बोलते ही वहां खेल रहे सारे बच्चे एकदम से खड़े हो गए, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। अभी मैं भागने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया और खींचकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही डायन खड़ी थी जिसके बारे में पिंटू अभी बता रहा था। उस डायन की पूरी शक्ल एकदम जली हुई थी। अभी वो डायन मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। मेरे पाठ पढ़ते ही वो डायन और सभी बच्चे, जिनमें पिंटू भी शामिल था, वो सभी एकदम से गायब हो गए। मैंने भी अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर मैंने सभी को पूरी बात बताई, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे दूसरे गांव के दोस्तों से पता चला कि उस औरत को गांव वालों ने बच्चों की बलि देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में आकर सभी गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।